75 साल बाद भारतीय नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाए जाने की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा देंगे प्रदेशवासियों को सौगातें। मातृवंदन से होगा उत्सव का आगाज। ओडिशा के तालचेर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों को सीएम ने दी सांत्वना। जयपुर में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन। दिव्यांगजनों को दिए आवश्यक सहायक उपकरण। मुंडावर रैणागिरी धाम में फागोत्सव की धूम। भक्तों ने बालका देवाचार्य के साथ खेली पुष्प होली। बीकानेर में खड़े ट्रोलों में अचानक लगी आग। आग लगने से पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। बस स्टैंड पर लगा लंबा जाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान के दिवस के अवसर पर राज्य सरकार बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप 25 से 31 मार्च तक प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष तौर पर सौगातें दी जाएंगी। इसके साथ ही निवेश उत्सव, सुशासन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा, बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से होगा। वहीं 26 मार्च को किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन बीकानेर में और 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। और इसी तरह 28 मार्च को अगर बात की जाए तो सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा और 29 मार्च को युवा और रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में होगा। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को और राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के माध्यम से लाड़ो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों और विभिन्न महिला समूहों को सीआईएफ राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को ओडिशा के तालचेर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निज आवास पहुंचकर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम भजनलाल शर्मा ने देवेंद्र प्रधान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दे दी है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। उधर जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बयान दिया कि इस दौरान सीएम ने कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार संकल्प पत्र के हर एक वादे को पूरा कर रही है। युवाओं को नौकरी देने के साथ ही पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की जा रही हैं। प्रदेश में पानी की आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार एआरसीपी यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाया है और नहरी क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी तरह ब्राह्मणी नदी पर बांध निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्णय किया गया है। हमारी सरकार ने 19 फरवरी को 2025 को बजट प्रस्तुत किया और 12 मार्च तक 15% कार्यों की स्वीकृति दे दी। वहीं उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के यशस्वी कार्यकाल में विकास कार्यों की अभूतपूर्व प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। और साथ ही आगामी विकास योजनाओं पर भी भविष्य के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कृषि ऑडिटोरियम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एवं विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया। इसके बाद वो टोंक राजकीय महाविद्यालय टोंक पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। यहां आयोजित विकसित भारत युवा संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला महामंत्री दीपक संगत मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा विकसित देश है। हमारे देश के युवा देश की तरक्की में जो है भागीदारी निभा रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन पर भी उन्होंने समर्थन किया। को जो सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए जल, उस जल दिवस की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवा संसद का जो आयोजन किया गया, युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है इसमें छटनी करेगी। फिर राजस्थान विधानसभा के अंदर वहां संवाद होगा, वहां से बच्चों की छटनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से संवाद करेंगे कि हमारा युवा क्या चाहता है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ आज जब वहां पे टीबी निवारण जो आखिरी छोर पे राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे काम कर नहीं सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, देश को मजबूत नहीं कर सकता। तो उसी का भी एक अभियान था, दोनों कार्यक्रम करता था। आज मेरे को टोंक में आने का मौका मिला। मेरे साथ में मेरे पूरे विधानसभा के साथ अजीत जी मेहता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, सभी साथ थे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं को कि हम सब मिलके वन नेशन वन इलेक्शन से लेके जो भी मुद्दे हैं उसके अंदर हमारे डिस्कशन करें कि और भी कोई चीज हो, क्योंकि आने वाले इन 10 सालों के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के अंदर जहां हमारा 11वें स्थान पे चला गया था, आज हम 5वीं ताकत बनकर हुए और आगे तेजी के साथ हमारा देश आगे कैसे विकसित हो, इस पे अपने। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में सेक्टर रोड और मिसिंग लिंक रोड को बनाने में आ रही बाधाओं के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। जयपुर विकास आयुक्त ने बताया कि जेडीए की ओर से सेक्टर रोड और मिसिंग लिंक रोड को पूर्ण करने के लिए सेक्टर रोड मिसिंग लिंक रोड को बनाने में आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करते हुए निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जयपुर के यातायात के सुगम संचालन के लिए व्यापक रोड नेटवर्क विकसित करना जयपुर विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता रही है, परंतु विभिन्न सेक्टर रोड मिसिंग लिंक रोड का कार्य भूमि समर्पण आवत्ते से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवादों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके समाधान के लिए जोन स्तर से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए। राजस्थान इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश की विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक से ने संबोधित किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के माध्यम से प्रदेश में तेजी से विकेंद्रित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। बीते करीब 1 साल में इस क्षेत्र में राजस्थान ने जो प्रगति हासिल की है वो देश के ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलाव का उल्लेखनीय उदाहरण है। प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और डिजिटलाइजेशन को लेकर आयोजित इस कार्यशाला में आलोक ने कहा कि आने वाले 2 साल में प्रदेश के सभी 33/11 केवी सब स्टेशन से जुड़े क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के जरिए विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
डिस्कॉम्स के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डिस्कॉम्स के अधिकारियों की कार्यशाला में महत्वपूर्ण ये रहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसको संबोधित किया गया। अनूपगढ़ के स्थानीय पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र के थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ ने सुरक्षा साखी संवाद पखवाड़े के तहत सुरक्षा सखियों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा सखियों को महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी है और उसका अधिक से अधिक वार्डों और गांवों में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बालिकाओं के संबंध में जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने कहा कि स्नेह और देखभाल के साथ किया गया टच गुड टच होता है, परंतु किसी के छूने से जो है अगर बालिका असहज महसूस करती है तो वो बैड टच में आता है। 16 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले इस संवाद पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को जो है सुरक्षा, सशक्तिकरण की जागरूकता, आत्मबल, आत्म सुरक्षा, महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चल रहा है। इसमें जो हमारे थाना क्षेत्र की जो सुरक्षा सखियां हैं उन सबको बुला के आज मीटिंग ली गई है और मीटिंग में उनको महिला संबंधी जो कानून है और महिलाओं के अधिकार है इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। ये सुरक्षा सखी यहाँ पर रहने वाली हर बालिका, हर महिला को उसके अधिकारों व महिला संबंधी कानून की जानकारी देनी, ताकि कोई भी महिला या बालिका को अपने अधिकारों के बाद में अनभिज्ञता नहीं हो, उसे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी हो जाए। उधर राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के आलोक में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित विजयदान देथा साहित्य उत्सव का शनिवार को दूसरा दिन रहा। बता दें कि प्रभात कालीन संगीत सभा के साथ में दिन की शुरुआत हुई। साहित्यिक सत्रों में राजस्थानी भाषा के इतिहास, साहित्य और महिला साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा के साथ हुई और इसके अलावा साहित्यकारों ने राजस्थानी भाषा के सम्मान पर बात की। लोकवार्ता में राजस्थान के ऐतिहासिक योगदानों पर बात हुई। आखिर में कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध राजस्थानी कवियों ने काव्य पाठ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सेन ने ओबीसी समुदाय के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की है। सेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को संविधान के खिलाफ नहीं माना है, जिससे यह साबित होता है कि आरक्षण की सीमा में बदलाव संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन राज्यों में जहां पर ओबीसी समुदाय की जनसंख्या 55% से अधिक है, वहां केंद्र सरकार के समान 27% ओबीसी आरक्षण लागू किए जाए और उनका मानना है कि जब भी सभी राज्यों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो चुकी है तो ओबीसी समुदाय को भी एससी और एसटी की तरह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कोटा दिया जाना चाहिए। यह कदम समाज में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। संख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन प्रदेशों में 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं, उन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के बराबर 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, ताकि ओबीसी वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सके, उनका उत्थान हो सके और अंतिम छोर पे बैठा ओबीसी का व्यक्ति उधर जयपुर में जीवीएम दिव्यांग सेवा अर्थ समिति के तत्वाधान में दिव्यांगजनों के निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से 40 दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि हनुमान सहाय सौक्रिया ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उधर मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती अरावली पर्वत मालाओं के मध्य स्थित प्रमुख आस्था का केंद्र शीतल दास जी आश्रम
रैणागिरी धाम में रविवार को फागोत्सव और होली मिलन समारोह मनाया गया। बता दें कि फागोत्सव समारोह में पहुंचे हजारों की संख्या में भक्तगणों ने शीतलदास जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद आश्रम के बेनामी पीठाधीश्वर स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के साथ जमकर पुष्प होली खेली, जिसमें मौजूद सभी भक्तगण फागोत्सव के रंग में सराबोर नजर आए और फाग गीतों पर जमकर ठुमक के लगाए। और आपको बता दें कि इसके साथ ही मौजूद कलाकारों ने फागोत्सव समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से फाग के रंग बिखेरे, जिससे सुन भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दर्शवर्गचानं चानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिये भगतं वासजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उधर नोखा के राशीसर गांव बस स्टैंड पर एक खड़े ट्रॉले में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि ट्रॉला ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे आग भड़क उठी। आग लगने से ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार भी टूट गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की वजह से तालरिया बास बस स्टैंड पर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे कि यातायात बाधित हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल की देरी से पहुंचने पर नाराजगी भी जताई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के गेट के सामने छात्रों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि छात्र पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 8 महीनों से छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और अनेक विषयों की फैकल्टी रेगुलर नहीं है। कमरे जर्जर अवस्था में हैं, कमरों की छतें टूटी हुई हैं, 8 महीनों से कैंटीन बंद पड़ी है। राजस्थानी विषय के टीचर नहीं है और माइग्रेशन की फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है। सड़कों की मरम्मत करवाने जैसी 14-15 मांगे हैं, जिनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। से संबंधित कुछ मांगों को लेकर हम छात्रों के सहयोग के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन करें, इसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर कोई भी परमानेंट फैकल्टी के रूप में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके अलावा राजस्थानी विभाग को स्थायी किया जाए और जो यूनिवर्सिटी में जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत की जाए। इसके साथ साथ माइग्रेशन फीस से संबंधित और जो विश्वविद्यालय के जो विभाग है उनमें पानी की सुविधा नहीं है उनको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए और बाथरूम की जो हालात खराब हुई पड़ी है उनको भी ठीक किया जाए। ऐसी कुछ 13-14 मांगे हैं जिनको लेकर हम आज वीसी सर को एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन समस्याओं की और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जिससे
संपूर्ण छात्र शक्ति को राहत मिल सके। आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सभी मेरे जो साथी हैं, भवानी सिंह जी तंवर हैं, राजेश जी गोदारा जी, अभिमन्यु जाखड़ जी हैं, हम सब ने क्या एक राय हो कि जो पिछले विश्वविद्यालय में पिछले 8 महीने से जो मांगे वो अटकी पड़ी है, विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 8 महीने से यहाँ विश्वविद्यालय की कैंटीन बंद पड़ी है, विश्वविद्यालय के जो कमरे हैं वो जर्जर हुए पड़े हैं। आज राजस्थान का इतना बड़ा, प्रदेश का इतना बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर राजस्थानी विभाग भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक एसएफएस के तौर पर चलाया जा रहा है। अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिस तस्वीरों के अंदर विश्वविद्यालय की जो हालत है, ऊपर से छतें गिरने की नौबत आ चुकी है। इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर अगर ये हालत है तो इस प्रदेश के संभाग के जितने भी कॉलेज इस विश्वविद्यालय के नीचे आएंगे उनकी क्या हालत होगी? कम से कम जो 2-3 डिपार्टमेंट है उनकी तो पूरी स्थिति एकदम खराब है। जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं है। आज 6 साल से विधि विभाग यहाँ संचालित किया जा रहा है, उसके अंदर एक परमानेंट फैकल्टी नाम की इनके पास चीज नहीं है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर स्थानीय राजकीय उपजिला चिकित्सालय के जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल छिम्मा की बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मरीजों को निरंतर मिल रहा है। डॉक्टर जयपाल ने अपनी टीम के सहयोग से गांव बरवाली निवासी 48 वर्षीय महिला विमला देवी की गर्भाशय से 11 किलो वजनी रसौली निकालकर मरीज को राहत पहुंचाई है। तो वहीं मरीज को खून की कमी के चलते पहले उसे 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया और फिर ऑपरेशन पर कर 11 किलो वजन से अधिक की रसौली को करीब 1.5 घंटे में निकाला गया। ऑपरेशन के बाद विमला देवी स्वस्थ हैं। उनके परिजन खुश होकर डॉक्टर जयपाल छिम्मा का आभार जता रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम में डॉक्टर मेघनानैन, राकेश तालनिया, कमल भतेरी शामिल रहे। आपको बता दें कि विदित रहे, इससे पूर्व भी डॉक्टर जयपाल छिम्मा ने अपनी टीम के सहयोग से अनेक जटिल से जटिल ऑपरेशन कर मरीजों को राहत पहुंचाई है। जयपाल जी छिम्मा, उनके पास मेरी रिश्तेदार थी, उनका भी जो बच्चेदानी वाला ऑपरेशन हुआ है, उनके 11 किलो के लगभग वजन की एक रसौली निकली है और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ है और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की है। सारे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से नागरिक अस्पताल में ये ऑपरेट हुआ है और बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है सारे स्टाफ ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विमला नाम से मरीज है, ये बरवाली का रहने वाला था। ये मरीज काफी लंबे समय से इधर उधर घूम रहा था, बादरा भी जाके आया था। ये नौहर में भी 1-2 जगह दिखाया था इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, और चूरू भी गए ये अपनी रिश्तेदारी के थ्रू, और फिर घूमते घामते मेरे पास पहुंचे थे और किसी ने बताया कि भैया नौहर में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा आपका। इस आधार पे मेरे पास आए थे। मैंने फिर इनकी जांच करवा के देखा तो इनमें खून की कमी थी। मैंने खून की व्यवस्था करवा के 3 यूनिट की खून चढ़ाया था पहले, और मरीज आज सुबह खून की पूर्ति होने की वजह से फिट था। बाकी सारी जांचें चेक करवाने के बाद मैंने एनेस्थीसिया वालों से फिर आज हमने इसके लिए बड़ा ऑपरेशन किया था। ये लगभग 11 किलो के आसपास की गांठ निकली थी, तो काफी लंबे समय से इसको परेशानी कर रही थी। 6 महीने से परेशान थी महिला, और बढ़िया अच्छे से ऑपरेशन हो गया मेरे। सर, काफी बड़ी रसौली का सफल ऑपरेशन किया है, तो इतने ऑपरेशन में कितना समय लगा होगा? लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था मेरे को। 1.5 घंटे में ऑपरेशन आराम से हो गया। सर, आप मरीज पूर्णतः स्वस्थ है? बिल्कुल, मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। अब मरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आईसीयू में रखा है आज के लिए, बाकी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। उधर टोंक के सुभाष बाजार स्थित राधे ज्वेलर्स पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगाते हुए मकराना पुलिस एक चोर को लेकर पहुंच गई और जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि व्यापारियों ने मामला झूठा बताते हुए रोष जताया है और व्यापारी इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस पहुंचे और उनका आरोप था कि मकराना पुलिस टीम जांच के नाम पर अवैध वसूली करने पहुंची है। व्यापारियों ने टोंक पुलिस से सही जांच करने की मांग की, जिसको लेकर सीओ राजेश विद्यार्थी ने व्यापारियों को उचित अनुसंधान करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर टोंक में आई है, उन्होंने राधे ज्वेलर्स नाम का एक प्रतिष्ठान है जो कि अपने सुभाष बाजार के अंदर स्थित है, वहां पर आके उन्होंने किसी हमारे एक व्यापारी को आइडेंटिफाई करना बताया। तो इस सूचना पर हम लोग वहाँ कोतवाली में पहुंचे। वहां जाके पता पड़ा कि साहब एक मोगिया है जो कि मालपुरा का रहने वाला है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो राधे ज्वेलर्स वाले व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर उसे माल खरीदा है। तो इस संबंध में हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुंचे। हमारे द्वारा इस संबंध में एसपी साहब को सूचना दी गई। दूसरा, इसके अंदर ये जो मकराना पुलिस है या फिर जो नागौर की पुलिस है, उसकी जो भूमिका है वो इससे संदिग्ध पाई जाती है, क्योंकि यही एक मोगिया ये मोगिया पहले पर्वतसर में
3 मामलों में यहाँ टोंक आ चुका, परबतसरा खत्म हुआ, मकराना में यहाँ पर आ चुका। वही आदमी आता है, अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कभी बोलता है मैंने इस दुकान में बेचा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने चली जाती है। फिर वो मामला निमटता है, दूसरे केस में दूसरे व्यापारी के पास चल जाता है, फिर उसी केस में तीसरे व्यापारी के पास चल जाता है। तो ऐसे इसलिए यहाँ हमें एक शंका है कि ये मामला संदिग्ध है और कहीं ना कहीं नागौर पुलिस की जो भूमिका है वो इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब ऐसी जानकारी में आया है कि मकराना पुलिस की कोई टीम जो है एक चोर को लेके यहाँ अनुसंधान के लिए आई थी और मार्केट में किसी व्यापारी के यहाँ कोई चोरी का माल देने का ऐसा प्रकरण था, जिसमें व्यापारियों ने का एतराज था कि हमें माल नहीं दिया है। इस बात को लेके ये मतलब उनको विरोध स्वरूप जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनसे बातचीत हो गई है और इन्होंने कहा कि अनुसंधान सही तरीके से कराया जाए, तो इनको आश्वासन दिया कि अनुसंधान सही तरीके से होगा और ये आश्वस्त होते हैं। सर, इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, मोगिया को लेकर आती है कि पैसा वसूली करती है, इस तरह के। नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।